Dear students of class 12th, welcome in SNES मैथ्स क्लास। सो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेक्टर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्लास 11th में। सी क्लास 12th का जो मैथ्स है उसके सिलेबस में, ये 12th क्लास के सिलेबस में है, मैथमेटिक्स सिलेबस में, और क्लास 11th फिजिक्स में भी वेक्टर है। दैट मीन दिस इज द टॉपिक विच इज कॉमन इन 11th एंड 12th, दोनों में एक कॉमन टॉपिक है हमारा। सो आज हम लोग क्लास 12th का वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग इन जो है इंट्रोडक्शन पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ में एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। से हमारे डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारी ऐसा मतलब समय आता है जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं। अब जैसे क्या हो रहा है कि अगर मैं एक फुटबॉल को किसी फुटबॉल प्लेयर ने हिट किया है, सो नाउ क्या हो रहा है कि फुटबॉल पे फोर्स लगा रहा है, एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज देयर। फुटबॉल कुछ दूरी पे जाके गिरा है, सो दैट मीन फुटबॉल ने एक डिस्टेंस कवर किया है, अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी। सो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के को यूज करते हैं। अब जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम यूज करते हैं ना, उनको क्या करना है कि उनको मुझे सपोज रिप्रेजेंट करना है। सो क्योंकि हमने फिजिक्स में थोड़ा पढ़ा हुआ है तो हम उस फिजिक्स वाले पोर्शन पे नहीं जाएंगे। और हम क्योंकि वहां से एक चीज तो जानते हैं कि वट एवर फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, वो दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटीज। What we have learned in our physics कि physical quantities are of two type. One is scalar quantity, another is vector quantity. No doubt one more quantity is there, tensor quantities, but we are not going to discuss here it in this class tensor quantity, क्योंकि खुद ये कोई इतना अलग टॉपिक है और जो हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं उसको अगर अभी स्टडी करने जाएंगे तो काफ़ी सारा समय लग जाएगा हमारा उसमें। तो इसलिए हम भी टेंसर को एक तरफ कर देते हैं। सो हम फोकस करेंगे अपने टॉपिक पे जिसमें हमें क्या करना है, हमें तो वेक्टर क्वांटिटीज को स्टडी करना है। सो नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अगेन व्हाई वी नीड दीज टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज। एक होता है ना कि ये दो तरह की क्वांटिटी का क्या मतलब हुई। ओके, फिजिकल क्वांटिटी मीनिंग फिजिकल क्वांटिटी। तो इससे क्या होता है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको जब मुझे एक्सप्रेस करना है ना तो आई नीड ओनली मैग्नीट्यूड। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको बोलने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि किसी से एक टाइम पूछते हैं तो टाइम क्या है, टाइम पूछने के लिए मुझे सिर्फ उस टाइम का मैग्नीट्यूड चाहिए ना कि अभी 2 बजे हैं या 3 बज गया है, इट इज 3 o'clock और 4 o'clock समथिंग लाइक दैट ना। ऐसे ही अगर यहाँ से मुझे बताना है कि दिल्ली कितनी दूर है, तो दैट मीन डिस्टेंस जो है वो एक फिजिकल, वो एक क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताना है कि ओके फ्रॉम हियर दिल्ली इज 100 किलोमीटर और 200 और 500 समथिंग लाइक दैट। So what we are doing, we are using only the magnitude। उसके वो किसी स्पेस में, वो किसी फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड भी नहीं है। सो आई कैन से कि क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स एंड विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी फिक्स डायरेक्शन इन स्पेस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने कुछ एग्जांपल ले लिए फिजिक्स से, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, टेम्परेचर, वी नो देन कि ऑल दीज क्वांटिटीज आर सिंपली स्केलर क्वांटिटीज। अब बारी है कि नहीं, वो जो दूसरी क्वांटिटी है, वन मोर थिंग की जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे कि इस पूरे अपने स्टडी के दौरान उसको एक रियल नंबर असाइन करेंगे स्केलर क्वांटिटी के लिए, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सो वी नीड इट्स वैल्यू ना, सो वैल्यू मीनिंग वी नीड ओनली द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने रियल नंबर्स जैसे 2, 3, 4 ये रियल नंबर जो है वो स्केलर क्वांटिटी के लिए असाइन कर दिया गया। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द आवर एक्चुअल टॉपिक, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, मीनिंग जिसमें हम लोग हमें क्या करना है डिस्कस, वी आर मोर इंटरेस्टेड टू ऑन वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा एक्चुअल सिलेबस है। सो सपोज ए और बी 2 पॉइंट्स है और एक पर्सन ए से बी तक क्या करता है, ट्रेवल करता है। नाउ यू सी, अगर वो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ ट्रेवल्स आर शोन ऑन द स्क्रीन ना, आप अगर देख रहे होंगे कि दो तरह के ट्रेवल्स को हम लोगों ने ले लिया है।
एक सपोज ये ट्रेवल है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ए से बी की तरफ गया है, तो किधर गया है, ए से बी गया है ना। सो आई नीड टू शो कि वो ए से जब बी की तरफ गया तो किधर गया है। दूसरा तरीका हुआ कि नहीं, उसने ए से तो चलना शुरू किया, वो ए से इस डायरेक्शन में गया पहले, फिर अगेन वो यहां आया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, और पहुंच वो भी बी पे रहा। सो इन अवर फिजिक्स टर्म एक इसमें से क्या है, डिस्प्लेसमेंट, नहीं, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा हमारा क्या है, डिस्टेंस है ना। एक हमने डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हमारा डिस्टेंस। अब ए से बी तक जो डायरेक्ट हम मेजर कर रहे हैं वो उसका वो एक्चुअल डिस्टेंस तो उसने नहीं ट्रेवल किया, वो एक्चुअली उसका क्या है कि मतलब वो चला तो है ए से बी तक ही, है ना। अब वो बहुत घूम के जाए अलग बात है, अदरवाइज तो वो ए से बी तक गया है, तो उसने डिस्टेंस तो ए टू बी ही कवर किया है। हाँ, उसने डिस्प्लेसमेंट बहुत कवर किया है, वो पता नहीं कहां कहां घूमते आया। अगर हम बीच में कुछ पॉइंट्स दे दें तो वो ए से पहले सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया और ई से वापस बी पे चला आया। सो दैट मीन वो दूसरी क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है हमारा, नहीं। सो फिजिक्स के टर्म में नाउ, अब अगर यहां अगर ध्यान दें तो ए से बी तक रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, अगर मुझे उसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना तो क्या चाहिए, एक लेंथ चाहिए ना। डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेंथ चाहिए, जैसे ए बी लेंथ। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डायरेक्शन शो करना है सपोज। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि एरो यूज कर लेते हैं, कि एरो बता रहा है कि वो ए से, अब ये एरो क्या बता रहा है कि ए से बी की तरफ जा रहा है। ओके ना, अब ये जो हमने एक ए टू बी जो लाइन लिया है, सो हमारे ज्योमेट्री के टर्म में क्या है, ये एक्चुअली लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट है। क्योंकि हम ज्योमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं ना, एक होता है लाइन और एक होता है लाइन सेगमेंट, आपको याद होगा। लाइन क्या होता है, लाइन तो हम इस ए को, ए से बी को आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ए को इधर बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, तो इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी उस लाइन का ये एक छोटा सा हिस्सा है ए बी, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। सो ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, जैसे हमने बी की तरफ एरो लगा दिया ए से बी तक, सो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके अंदर डायरेक्शन भी होगा। अगर ए से हमने स्टार्ट किया, हम बी तक चले गए, तो हमने ए से बी तक हमारे पास लेंथ है। दूसरा क्या हुआ, हमने उसके अंदर क्या किया, एक एरो लगा दिया, एरो पुट करने से उसके अंदर डायरेक्शन भी आ गया। सो यहां पर एक लाइन सेगमेंट को हम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और उसके अंदर डायरेक्शन भी है। और दूसरी क्वांटिटी है, एक तो क्वांटिटी वो थी जिसको यूज करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था। अब दूसरी क्वांटिटी जैसे फोर्स, क्या करते हैं जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ओके, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन साथ में मुझे बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, नहीं, वेलोसिटी मुझे बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में है। सो दैट मीन दो अनदर क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं डेफिनेशन में कि द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। ओके, दीज आर सम ऑफ द क्वांटिटीज जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और फोर्स। नाउ आई हैव रिटन थ्री मोर क्वांटिटीज, रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, इलेक्ट्रिक करंट एंड एंगल। अब इन तीन क्वांटिटी पे जरा फोकस करिए। रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है, अगर हम क्या करते हैं कि सपोज कि ये एक लाइन है ओ से ए पे और एक बॉडी ए पे है और उसने स्टार्ट किया रोटेशन। ओके, सो एक रोटेशन हो रहा है, सो नाउ डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड ना, रोटेशन के अंदर तो डायरेक्शन होगा कि भाई वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज। हम एंगल बनाते हैं, हमने ये एंगल बनाया, सो नाउ एंगल भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो दैट मीन एंगल के अंदर भी डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक करंट, करंट को भी बताना पड़ता है ना कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, है ना। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, सो दैट मीन फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो आ गया ना, उसका डायरेक्शन आ गया। अब क्या ये तीनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने भी क्या कहा, हमने कहा कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। और ये जो तीनों क्वांटिटी हमने लिखी है, रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, इलेक्ट्रिक करंट और एंगल, इन तीनों के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, दीज आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है,
क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है ना। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या मतलब है, मैं यहां छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज कि एक डिस्टेंस 3 है, एक डिस्टेंस 4 है। सो नाउ फ्रॉम पाइथागोरस तो यू नो दैट दिस इज 5। सो सपोज एक पर्सन ने यहां से मूव करना शुरू किया, तो वो पहले 4 डिस्टेंस गया, फिर 3 डिस्टेंस गया, राइट। और अब ये उसकी फाइनल पोजीशन है, यानी उसने ए से स्टार्ट किया, मूव अप टू बी, और तब वो सी तक मूव करता है। और ए सी यहां पर क्या है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम से तो जानते हैं कि 5 होगा अगर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अब एक्चुअली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्चुअली उसका डिस्टेंस कितना है, पहले ए से बी तक उसने 4 सपोज 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, देन 3 किलोमीटर, तो 7। लेकिन वेक्टर में आंसर कितना आएगा, ओनली द 5 वन। सो दिस इज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम अभी आगे स्टडी करेंगे इसको वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सो अभी अगर डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि वो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए, और साथ में वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर सेटिस्फाई करती है, फॉलो करती है, देन वी से कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एग्जांपल के लिए रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, इलेक्ट्रिक करंट एंड एंगल, दे डोंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सो आई होप कि अभी थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको। वैसे तो आपने 11th में पढ़ा ही है फिजिक्स में कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बट स्टिल हम लोग अपनी क्लास में थोड़ा सा हम लोगों ने आइडिया लेने की कोशिश की है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर्स। तो अभी जस्ट 2 स्क्रीन बैक हम लोगों ने एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया था ना। सो सिंपली ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी नीड ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। Okay, so with the help of a directed line segment we can represent a vector. Suppose कि हम अगर ये लाइन ले लें जिसमें सपोज ये लाइन ए बी है, ओके, ए और बी, सो व्हाट वी कॉल इट कि क्योंकि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है तो इसका मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको वेक्टर को जो हमारा लिखने का तरीका होगा वो होगा ए बी के ऊपर एक एरो पुट कर देंगे, सो वेक्टर ए बी। अब ए क्या हो गया, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, तो एक्चुअली उस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया वेक्टर बी जहां पे वो खत्म कर रहा है, तो आई कैन से कि ये एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट। यानी वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे कि जो उसके एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है, वी जनरली यूज कैपिटल लेटर्स टू रिप्रेजेंट इट। यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए हम इस तरह से कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। जैसे यहां पर हो गया वेक्टर ए बी, और उसके ऊपर क्या करेंगे, ए बी के ऊपर एक एरो पुट कर देंगे, तो ये शो हो जाएगा कि नहीं अभी हम उसके वेक्टर की बात कर रहे हैं। और अगर मुझे सिर्फ उस लेंथ की बात करनी है तो क्या करते हैं, हम एक मॉड लगाते हैं। जब हम इस तरह से लिखते हैं ना, मॉड ऑफ ए बी, दैट मीन मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और इन जनरली वी यूज स्मॉल लेटर्स, स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया ए बी, कैपिटल लेटर्स को यूज करेंगे, उसके ऊपर एक एरो पुट कर देंगे। और अगर मुझे सिर्फ उसके लेंथ को लिखना है, तो एक तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया, हम क्या करेंगे, उस वेक्टर ए बी को मॉड के अंदर बंद कर देंगे। और सपोज उसकी वैल्यू अगर ए है तो स्मॉल ए लिया हमने, यानी स्मॉल लेटर्स लेंगे तो दूसरा समझ जाएगा कि अभी भाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। कैपिटल लेटर्स में हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब ना अगेन वापस आते हैं इस वेक्टर के अंदर। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, तो इसके अंदर एक तो लेंथ है, दूसरा क्या इसके अंदर अगर इसके अंदर जो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये किसी एक लाइन का पार्ट है ना, तो उस लाइन के पार्ट का हमने एक छोटा सा सेगमेंट वाला पार्ट लिया ए बी, तो इसके अंदर लेंथ है। अनदर वन सपोर्ट है। सपोर्ट किसका, ये जिस लाइन का हिस्सा है, जो ये आपको दूसरे कलर से एक लाइन हमने शो किया है, ये येलो पार्ट हमारा वेक्टर ए बी है। लेकिन ये वेक्टर ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है, वो किसी लाइन का पार्ट है ना, किसी बड़ी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो यानी वो जो लाइन है, जो एक्चुअल लाइन है,
यानी एक्चुअली जो लाइन है, ये तो लाइन सेगमेंट है, तो एक्चुअली जो लाइन है वो इसका सपोर्ट हो जाएगा। तो यानी एक वेक्टर के अंदर जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें लेंथ नजर आता है, हम सपोर्ट को वहां शो नहीं करते हैं। अनदर वन इज सेंस। सेंस का मतलब हो गया डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में मुझे उसको रिप्रेजेंट करना। जैसे हमने लिखा ए टू बी, सो डायरेक्शन हम बी की तरफ एरो पुट करेंगे। अगर हम लेते हैं कि बी टू ए, तो एरो ए की तरफ पुट कर देंगे। और हम एक और यूज करते हैं, जैसे अभी ए टू बी लिखा है तो इस इनिशियल पॉइंट को हम लोग उस वेक्टर का टेल भी बोलते हैं, और जो लास्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, उसको वेक्टर का हम हेड भी बोलते हैं। ओके, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वेक्टर का उसको हम लोग हेड, और जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, उसको हम लोग टेल भी बोलते हैं। सो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, यानी हमने अभी क्या देखा, एक तो हमने डेफिनेशन को स्टडी कर लिया कि व्हाट वी मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हम लोगों ने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देख लिया है। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट चाहिए, एक हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को लिखते कैसे हैं वो देखा हम लोगों ने, और उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने अभी समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और क्या करते हैं कि टू वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। सो डेफिनेशन वाइज अगर टू वेक्टर्स इक्वल है, a and b are said to be equal, so उसको लिखने का जो तरीका है, if two vectors are equal so we write it vector a equal to vector b if they have number one same length, number two the same or parallel support, number three the same sense। यानी अभी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने तीन बातें कही थी, एक उसका लेंथ, दूसरा उसका सपोर्ट और तीसरा उसका सेंस। तो जब दो वेक्टर इक्वल भी होंगे तो वो तीनों चीज उनकी आपस में इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जो सपोर्ट वाली बात है ना, तो सपोर्ट अगर इक्वल होने के बजाय पैरेलल भी है तब भी चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ओके, अब दोनों, ये दोनों पैरेलल है नहीं, एक वेक्टर ए बी है, ए टू बी, और दूसरा वेक्टर ये सी टू डी है। सपोज ये वेक्टर ए जो हमने लिखा ये है और ये वेक्टर बी है। नाउ अब इनके जो सपोर्ट है वो पैरेलल है। यस, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, दोनों की सेंस भी सेम है, लेकिन जो उनके सपोर्ट है वो एक दूसरे के पैरेलल है। स्टिल द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। उस केस में भी हम वेक्टर को इक्वल बोलेंगे। ओके, सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जो वेक्टर्स की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बेस पे ना हम लोगों ने कुछ वेक्टर्स के कुछ नेम रखे हैं, जैसे जीरो और नल वेक्टर। अभी अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि जीरो और नल वेक्टर मीनिंग। अब जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कांस्टेंट इज कॉल्ड अ जीरो और नल वेक्टर। यानी क्या हो गया, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो गया। हम जीरो वेक्टर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे का मतलब क्या है कि वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट हो गया, है ना, इसका मतलब वो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अब उसके अंदर उसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गई। जैसे हमने कहा कि ये हमारा जीरो वेक्टर, एक पॉइंट जो है हमारे जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो ठीक है इसका जीरो है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर डायरेक्शन भी होगा ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम इसकी डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि जब ये जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया तो किसी तरफ तो गया नहीं। अब ये जिस तरफ जाता उधर हम एरो पुट करके बोलते कि चलो भाई ये इसकी डायरेक्शन है, लेकिन क्योंकि ये जहां शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया तो क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन हम जिधर भी हमें कन्वीनियंट होगा, यानी हम जब इसको यूज करेंगे तो जिसमें हम ऐड करेंगे, जिसके साथ यूज करेंगे, उसकी डायरेक्शन में ही जीरो वेक्टर की डायरेक्शन को एज्यूम कर लेंगे। या ये कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन को आपको जर मन करे उधर ले लो, कोई बात नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेक्टर्स अदर देन नल वेक्टर्स आर कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। यानी इसका मतलब जो वेक्टर्स नल नहीं है, यानी जीरो वेक्टर के अलावा बाकी जो भी वेक्टर्स हैं उनके लिए एक अलग से नाम दे दिया गया है, प्रॉपर वेक्टर। ओके, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज यूनिट वेक्टर। अगेन जैसे नाम बता रहा है, पहले में जीरो था तो मैग्नीट्यूड जीरो, यूनिट यानी मैग्नीट्यूड इसका वन होगा। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। अब एक और क्वेश्चन है कि एक वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे भाई, एक वेक्टर दिया हुआ है उसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो क्योंकि उसके मॉडुलस को मुझे वन करना है। अब 5 है, ओके, उसको 5 को 1 कैसे बनाएंगे, उसको 5 से डिवाइड करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें
तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा, वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यानी एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर कोई यूनिट वेक्टर मुझे लिखना है और हम सपोज एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है ये रहा, और हमने क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया, तो जो वेक्टर निकल के आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर को हम ए के ऊपर ऐसे छोटा सा एक कैप लगा देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, ए के ऊपर एक कैप लगा देते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी ए का यूनिट वेक्टर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये सिंपल है, क्योंकि भाई उसको यूनिट बनाना, उसके मैग्नीट्यूड को 1 करना, तो उस वेक्टर में से मैग्नीट्यूड हटा दो। जब वेक्टर में से आप मैग्नीट्यूड हटा देंगे तो अपने आप उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। ओके, सो याद रखेंगे कि यूनिट वेक्टर को एक छोटा सा इस तरह से कैप लगाते हैं, उसको टोपी पहना देते हैं, है ना। भाई उसका मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो गई, चलो उसको टोपी पहना दिया हमने, तो वो एक छोटा सा यूनिट वेक्टर हो गया। यहां वेक्टर ए हो गया और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ना कुछ और नेम्स हैं, तो बुक में आप सिंपल इन डेफिनेशनों को पढ़ सकते हैं कि, लेकिन मतलब हमें याद होना चाहिए, कुछ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इन सब में से, जैसे लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। सो वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड अनलाइक व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो लाइक बोल देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कह देंगे कि ये वेक्टर्स अनलाइक वेक्टर्स हैं। सिमिलरली कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, है ना, जैसे कोई वेक्टर्स अगर वो वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, मीनिंग अगर वो एक ही डायरेक्शन में है ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर वो एक तो क्या वेक्टर्स हैविंग सेम, यानी उनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पे है, तब भी कोलिनियर होगा। लेकिन अगर उनके लाइन ऑफ सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल है, स्टिल दे आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे ही और कुछ नेम्स हैं, जैसे को इनिशियल, नाम बता रहा है कि जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होंगे, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको को इनिशियल। जैसे अब एक पॉइंट हो गया, अब इसी पॉइंट से एक वेक्टर ये ए स्टार्ट हो गया, सपोज ये दूसरा वेक्टर है ना, एक वेक्टर ये ए था, वेक्टर ए, सपोज ये वेक्टर बी है, सो नाउ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, सो वी कॉल देम को इनिशियल वेक्टर्स। को प्लनर वेक्टर, यानी जो एक ही प्लेन पे हो। A system of vector is said to be coplanar if their supports are parallel to the same plane। अब एक की चीज और है, एक तो हो गया कि एक ही प्लेन पे है, और एक हो गया कि अगर वो पैरेलल प्लेन पे भी है ना, तब भी हम कोप्लनर लेंगे, क्योंकि हम उसको अपनी कैलकुलेशन में उस कोई वेक्टर, दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको शिफ्ट करके हम उस प्लेन पे ला सकते हैं। इसलिए हमने जो डेफिनेशन ली है कोप्लनर की, कि सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लनर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, अगर वो सेम वो पैरेलल सपोर्ट्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, अगर वो एक ही प्लेन के पैरेलल है, मतलब किसी भी प्लेन पे हो, बस उस एक प्लेन के पैरेलल प्लेन पे होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि ये कोप्लनर हो गया। और कुछ नेम है, को टर्मिनस, जैसे को इनिशियल वैसे को टर्मिनस, जो एक ही पॉइंट पे खत्म करते हैं उनको को टर्मिनस बोल देंगे। वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट्स आर called coterminous vectors। So these are some of the names। ये कुछ मतलब वेक्टर्स की टाइप है। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कोई वेक्टर ए है सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर मुझे चाहिए, तो लेट अस कॉल इट नेगेटिव ऑफ दिस। यानी एक वेक्टर ए है हमारे पास, और हमें क्या चाहिए, उसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर चाहिए, लेकिन उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव वेक्टर, और उसको माइनस वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वेक्टर ए है तो उसका नेगेटिव जो है वो माइनस ए से रिप्रेजेंट हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, a vector having the same direction as that of a given vector a but magnitude equal to the reciprocal of the given vector is known as the reciprocal of a and is denoted by a इनवर्स के ऊपर a इनवर्स से रेसिप्रोकल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एक्चुअली ना जो वेक्टर्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टी को बेस करके कुछ नेम्स रखे गए हैं। लोकलाइज एंड फ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर through a specified point in space is called a localized vector। फ्री वेक्टर क्या हो गए, बस वो तो बिल्कुल ही फ्री है। फ्री वेक्टर की डेफिनेशन हम कह सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द स्पेस इज कॉल्ड ए फ्री वेक्टर। जहां तक लोकलाइज की बात है, तो जैसे एक फोर्स हमारा है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज ए लोकलाइज वेक्टर, क्योंकि अब वो क्या है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है
वो डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ना, जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उस पर डिपेंड कर रहा है। और वो फोर्स किसी एक पॉइंट पे जाके मतलब किसी महसूस हुआ नहीं इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या इस पॉइंट से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पे लोकलाइज्ड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो स्पेस में जुड़ा हुआ है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग लोकलाइज कहते हैं। और हमारे फ्री वेक्टर्स क्या हो गए कि वो लेंथ और डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन स्पेस में किसी पॉइंट पे उसकी कोई पोजीशन नहीं होती है। और हम अपनी पूरी कैलकुलेशन के अंदर यानी पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम जो भी वेक्टर्स लेंगे वो फ्री वेक्टर्स, क्योंकि अगर वो लोकलाइज हो गया तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा, जब पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा तो हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मतलब उसकी हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में दिक्कत आएगी। तो बुक के अंदर जो भी वेक्टर्स मेंशन है वो सब के सब फ्री वेक्टर्स है, या हम उनको फ्री वेक्टर एज्यूम करके ही हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर पाते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है 10.1 एनसीईआरटी के अंदर, जो हमारे इस इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है ना, जिसमें हमने फर्स्ट मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या सीखा कि स्केलर क्वांटिटी, वो तो चलो छोड़ देते हैं है ना भाई, उसकी बहुत जरूरत ही नहीं, हमारा टॉपिक ही वेक्टर है। सो फर्स्ट, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक तो ये हमने सीखा। दूसरा, उस वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमने कुछ नेम्स स्टडी किए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हमने क्वांटिटी का, और रिप्रेजेंटेशन नेम ये दैट इज इंपॉर्टेंट ना। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूनिट वेक्टर, तो ये हमने स्टडी किया है। इसी के बेस पे ये एक्सरसाइज 10.1 में देयर आर 5 क्वेश्चन जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सो सी द क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। अब हमें पता है इसमें ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा नॉर्थ होता है, तो क्या करना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री। सो हियर इज a 30, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। सो क्या करता है कि हम इस ओ से इन ओरिजिन से एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ 40 किलोमीटर है। अब 40 किलोमीटर की लाइन तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो सपोज हमने क्या किया, हमने कह दिया कि चलो भाई 10 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ओ से 30 के एंगल पे, यानी इधर से 60 डिग्री होना चाहिए, ऊपर से 30 डिग्री होना चाहिए, तो ए से 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें एक एरो शो कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कुछ क्लासिफाई करने के लिए कहा है स्केलर और वेक्टर, ये वी नो इट ना, कि भाई केजी 10 केजी क्या है, ये मास है। सो मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। एंगल स्केलर क्वांटिटी। यहाँ ये तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस इज एक्सेलरेशन। सो ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन। सो यू नो दिस ना, जैसे ये 2 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन है तो इसका तो ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। 40 वॉट, वॉट क्या होता है, किसका ये 40 वॉट, ये किसका यूनिट है ना। ऐसे ही 10 टू पावर माइनस 19 कुलम, तो ये सब हमारे क्या है, 10 टू पावर 19 कुलम मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज को। और चार्ज इज इट, चार्ज का कोई डायरेक्शन होता है क्या, चार्ज का कोई भी डायरेक्शन होता है नहीं। स्केलर क्वांटिटी, वॉट फोर्थ में इज इट स्केलर क्वांटिटी, ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होते, हम कहते हैं ना चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, आए थर्ड पे, मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको एक्चुअली यू नो इट ना, ये पहले से आपको पता भी है और फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग, ये अगेन द सेम क्वेश्चन ना। अब मुझे पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम पीरियड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, लीव इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये 10.6 में यहाँ वेक्टर बी इज मिसिंग। ओके, इन फिगर 10.6 ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स को इनिशियल, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। कोई वेक्टर है जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये एक पॉइंट है, देखो इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको व्हाइट पे ये नजर नहीं आ रहा होगा ना। ओके, सी इस पॉइंट से ये वेक्टर ए भी जा रहा है, वेक्टर डी भी जा रहा है, तो फर्स्ट के आंसर में मैं कह सकता हूं कि ए एंड डी आर को इनिशियल, क्योंकि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। और कोई है इसमें एग्जांपल नहीं है ना। ओके, इक्वल वेक्टर्स अभी देखते हैं इसमें, ध्यान देना है, क्या ए सी के इक्वल है। सी हियर, ए और सी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन
साथ में क्या है कि उनका जो सपोर्ट है वो एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन डी और बी, अब डी और बी में देखना है, यस बी का डायरेक्शन नीचे है, डी का भी डायरेक्शन नीचे है, इसका मतलब बी और डी भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन सेम है और उनका लाइन ऑफ सपोर्ट भी सेम है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। अच्छा ये बी और डी कोलिनियर भी है ना, ये भी कोलिनियर है। सो ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा है फोर्थ का 3, इसका बी एंड डी कह रहा है कि बी एंड डी आर वेक्टर्स आर वी एंड डी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ओके बी और डी इक्वल क्यों नहीं है? नाउ द क्वेश्चन इज, ये बी वेक्टर डी यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां तक आया है और ये भी इस डायरेक्शन में, और ये क्या है? यस ये स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं, दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, नहीं दोनों सेम डायरेक्शन में है और उनका लाइन ऑफ सपोर्ट भी सेम है। एक्चुअली आई थिंक ना जो बुक में ये दिया हुआ है और आंसर दिया हुआ है यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है आई थिंक, है ना, जो बुक में लिखा हुआ है और यहाँ पे, या तो इन्होंने डायरेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ओके हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एन माइनस ए आर कोलिनियर। एक वेक्टर और उसका नेगेटिव क्या वो कोलिनियर होते हैं? यस ट्रू। क्यों कोलिनियर होता है भाई? क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है। ए अगर इस डायरेक्शन में है तो बी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों ए है तो दोनों पैरेलल तो होंगे ही, है ना भाई। माइनस ए क्या है? ए के पैरेलल वेक्टर है लेकिन बस अपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली कोलिनियर होगा। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नो, ये तो नहीं कहा भाई, उनका मैग्नीट्यूड थोड़ी इक्वल होगा कोलिनियर है तो। अब एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा इसी के पैरेलल, दोनों सेम, दोनों के लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है तो भले इक्वल तो नहीं है ये। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगेन नो ना, फॉल्स हो गया, क्योंकि अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो किसने कहा कि कोलिनियर होगा भाई? टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या वो इक्वल होंगे? टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। वेक्टर कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्या इक्वल होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है भाई। इक्वल के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए। यहां हम कह रहे हैं कोलिनियर है यानी सपोर्ट पैरेलल हमने बोल दिया, हमने उनके मैग्नीट्यूड को भी इक्वल कर दिया, लेकिन जो तीसरी चीज एक और रह गई डायरेक्शन। सो डायरेक्शन तो दोनों के अपोजिट हो गए तो इसलिए ये वेक्टर क्या हो, ये हमारा फॉल्स हो गया। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इंट्रोडक्शन को सूट करते हैं, है ना, हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को सूट करते हैं। सी एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। कंफ्यूजन इन इस सेंस कि जो बुक में बना हुआ है, आई थिंक ये जो प्रिंट हमने लिया है, सो वेक्टर बी और डी जो शो कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर जस्ट मिनट, ए वेक्टर और वेक्टर सी, अगेन ए एंड सी आर ऑल्सो नॉट इक्वल है ना, यहाँ थोड़ा सा और देख लेना, ए और सी भी इक्वल नहीं है। यस बी और डी इक्वल है ना, बी और डी इक्वल है, बी और डी इक्वल है, ए और सी इक्वल नहीं है। और इसने क्या पूछा था हमारे से क्वेश्चन में? कोलिनियर बट नॉट इक्वल। सो कोलिनियर तो यही है ना, हाँ ये सी कह सकते हैं, ए और सी आर कोलिनियर लेकिन इक्वल नहीं है। ओके कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए ना, सो द आंसर इज ए एंड सी होना चाहिए यहां पर। और बुक वाले ने भी ए एंड सी लिखा है, सो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्या? ए एंड सी। लेट मी रिपीट दिस क्वेश्चन अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो। सी क्या कह रहे हैं? इक्वल। यहां डायरेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था आई थिंक, कि जो सी का डायरेक्शन है वो देखिए किस डायरेक्शन जा रहा है, ये जा रहा है सी, ये सी की डायरेक्शन है ना। थोड़ा स्क्रीन पे वो बहुत क्योंकि स्क्रीन शॉट से लिया गया है उसका डायग्राम को, तो बनाया नहीं गया है इसलिए एरोज ठीक से नजर नहीं आ रहा है। और ए का डायरेक्शन ये, एक्चुअली ए और सी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, है ना, तो इक्वल तो नहीं हुए। और बी और डी का डायरेक्शन भी सेम है, स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, और पैरेलल भी है तो यानी बी और डी इक्वल हो गए। तो बी और डी इक्वल है, ए और सी इक्वल नहीं है, राइट। अब आया कोलिनियर।
लेकिन ए और सी कोलिनियर है। कोलिनियर क्या है? क्योंकि इनके जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ए और सी आर कोलिनियर, लेकिन ए और सी इक्वल नहीं है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये रहा आपकी एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज थी ये? एक्सरसाइज का नंबर था 10.1, वेक्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो व्हाट वी हैव डन, हमने इस फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया है। सो इन आवर नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम वेक्टर्स के एडिशन को, वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन को, देन मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, और हम यूनिट वेक्टर्स को और थोड़ा सा डिटेल में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अंदर के में की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट वाइज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेक्टर को एक्चुअली जो रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए, सो दैट विल study in our next lecture. So thank you very much for watching this video. Keep watching my channel.